हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आपका एमपी सेट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट कि अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है। ये रहा हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का बैच। इस कोर्स के अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं तो देखो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा फुल सिलेबस कवरेज। अच्छा, इसमें आपको क्या है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इसमें जो है आप लोगों को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिकॉर्डेड बैच जो है वो पूरा अवेलेबल है। अभी करंट सिचुएशन में पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट फॉर्म में जो है आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ना और उसके साथ ही जो है वो एमसीक्यू करना, तो हम जो है टॉपिक वाइज थ्योरी और उसके साथ ही जो है वो एमसीक्यूज करवा रहे हैं। हर यूनिट में हमने जो है हर यूनिट में 5 पार्ट्स हैं और उन 5 पार्ट्स के लिए जो है हमने क्या किया है कि 5 पार्ट्स में हर टॉपिक को लेकर पहले मैं पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करवाती हूँ और उसके बाद जो है वहां पर एमसीक्यू जो है वो करवाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में देखो इसमें और आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, इसके साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस। मैंने अभी बताया है कि आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी करंट में अवेलेबल है। लेकिन अभी आप एमसीक्यूज के साथ करना चाहते हैं तो वो भी जो है आपकी उसके लिए भी डेली क्लासेस चल रही है। ठीक है, इसमें आपको लोगों को मिलेगा अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ। इसके अलावा इसमें आपको मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज और साथ ही आपको यूनिट वाइज टेस्ट जो है करवाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपको यूनिट वाइज जो है वो थ्योरी विद यूनिट वाइज एमसीक्यू, वैसे यूनिट वाइज टेस्ट और उसके बाद यूनिट में भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जो है इसमें करवाया जा रहा है। तो अगर आप इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये थी हमारी कोर्स के बारे में कुछ अपडेट। अब हम शुरू करते हैं हमारा एमपी सेट का पेपर। ठीक है, हमारी एग्जाम बहुत पास में है। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करती हूँ मैं अपना क्वेश्चन पेपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर जो है इसमें क्या होने वाला, देखो क्या होने वाला है इसमें करेक्ट ऑर्डर। भाई देखो सबसे पहले आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज्यादा नहीं होती, क्लोरीन की होती है। रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन में जो है फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है और उसमें अगर वो और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडी ऑफ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट इज एन फॉलोज। तो क्या ऑर्डर होगा भाई, सिंपली बात की जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम तो हमारा साइज जो बढ़ता है, सिमिलरली आपकी आयनिक रेडियस भी आपकी बढ़ जाएगी। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्जीएफ4 हैज और शेप ऑफ एक्जीएफ4 का शेप जो है वो क्या होगा। तो भाई किस तरीके से निकालते हैं हम, देखो किस जिनोन है, ग्रुप कौन से है, तो सबसे लास्ट ग्रुप का है ग्रुप नंबर 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने होते हैं, 8 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मैंने 8 जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने दे दिए। ठीक है, 4 5 6 7 एंड देन ये 8। ठीक है, 8 इसके बाद में क्या होता है, इसमें 4 जो है आपके फ्लोरीन है तो ये हो गया आपका एक फ्लोरीन, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके बाद में ये हो गए 4 फ्लोरीन और उसके बाद में यहाँ पे हो गए 2 लोन पेयर। तो कितना हो गया, इसका स्टेरिक नंबर हो गया 6 और इसका आपका ज्योमेट्री नहीं पूछी, शेप पूछा। तो किस तरीके से हो जाएगा भाई, देखो ये आपका जिनोन यहाँ पर और इसमें 4 फ्लोरीन जो है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 4 फ्लोरीन और इसके बाद एक लोन पेयर यहाँ और दूसरा लोन पेयर यहाँ। तो कौन सा शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोल रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज, बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखो क्या सीक्वेंस हो जाएगा भाई, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई सिंपल एक चीज याद रखना कि नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना 3 और इसलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 14 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप आगे और करें, देखो क्या हो जाएगा इसमें, सिंपली किस तरीके से करेंगे, देखो अब इसमें आप क्या करो कि जो है इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कितने आ जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, देन आपके 16 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे।
17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, 16 के लिए ऑक्सीजन, इसके बाद अगर आगे और 18 हुआ तो यहाँ पे फ्लोरीन, इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अब बॉन्ड ऑर्डर का मैंने क्या बोला कि आपने 0.5 डिक्रीज करते हुए चलना, ठीक है। ये हो गया 2.5 यहाँ पे, देन 2 यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पे 1.5 एंड देन 1 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन में अगर आप एक रिमूव करेंगे मतलब O2 पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा, देखो क्या ये O2 पॉजिटिव के लिए है, ये N2 का हो गया, ये O2 का हो गया, और यहाँ पर जो है 17 O2 नेगेटिव का होगा। तो आप इजीली यहाँ पर देख पाएंगे किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो है किसका है, O2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा, देन O2 का एंड देन O2 नेगेटिव का। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, वो ये पूछ रहा है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है कि हमको इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखो किस तरीके से हम बनाएंगे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, है ना, तो देखो ऑक्सीजन की मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीजन में किस तरीके का होता है भाई, तो देखो ऑक्सीजन 1 2 एंड देन 2 1, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ऑक्सीजन की फर्स्ट ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन ही, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, ऑक्सीजन के पास होते हैं 16 प्लस O माइनस और एक और है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके सिंपली हो जाएंगे, ठीक है। तो 17 के बाद इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिल करेंगे, किस तरीके से आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पे 1 2 3 देन 4, उसके बाद में 5 6, देखो 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात और कि यहाँ पर देखो जो 1s वाला था और उसके बाद 2s वाला था, तो यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो बचे कितने, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो चुके हैं आपके। तो और कितने बचे, और जो है आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बस कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने चाहिए, ये कितने हो गए 6 हो गए। उसके बाद में ये हो गया आपका 7, देन ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और उसके बाद एक और 9 पे ये। तो क्या वो पूछा है कि कौन पैरामैग्नेटिक, देखो ऑप्शन नंबर ए से ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला जो है आपका यहाँ पर पैरामैग्नेटिक होने वाला है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें आपको पूछा है कि इसमें स्ट्रेंथ जो है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर आपको ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ बतानी तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि क्या होता है, ऑक्सी एसिड्स में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, उसकी जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, ये स्ट्रेंथ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी +1, देन +3 HClO2 +5 एंड देन +7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें होने वाला, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को ये भी समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, कौन सा लुईस एसिड नहीं है। तो लुईस एसिड के लिए क्या होना चाहिए कि भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, लुईस एसिड हो जाएगा। देखो कौन BF3 जो है वो एक्सेप्ट करता है, AlCl3 करता है, SiF4 भी करता है, कौन नहीं करता, तो देखो PH3 जो है ये नहीं करता है ना, ये एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ 1 डेसिनॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। चलिए तो ये क्या बोल रहा है कि देखो 1 डेसिनॉर्मल NaOH की जली विलयन के pH का मान ही तो सही विकल्प का, देखो उसने POH की वैल्यू दे दी है और pH की वैल्यू पूछ रहा है किस तरीके से निकालेंगे। देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि pH प्लस POH, इसके टोटल कितना आ जाएगा, आपको टोटल स्केल होती है 14 की, जिसमें pH और POH दोनों को ऐड करके 14 आया। तो देखो POH की वैल्यू उसने कितनी दे दी भाई, 1 डेसिनॉर्मल आपको वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे आ गया A इक्वल्स टू 14, और ये pH, तो pH की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, pH की सिंपली आप वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई 13 जो है यहाँ पर आपकी सिंपली वैल्यू आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द कंपाउंड विच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, कौन सा है इनऑर्गेनिक बेंजीन, बहुत सिंपल है कि B3NCH6 जो है ये यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेरिस ग्रीन इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पेरिस ग्रीन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो क्या है, देखो ये बनता है आपका क्यूप्रिक एसिटेट एंड क्यूप्रिक आर्सेनाइड से मिलकर जो है आपका बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोल रहा है कि क्या अमंग द फॉलोइंग चूज द डी ऑर्बिटल विथ हाईएस्ट एनर्जी इन ट्राइगोनल पिरामिडल क्रिस्टल फील्ड। देखो क्या बोल रहा है ये कि भाई सर्वाधिक ऊर्जा वाले डी कक्षक का त्रिकोणीय द्विपिरामिडल क्रिस्टल क्षेत्र में चयन जो है वो कीजिए। ठीक है, सबसे वो बोल रहा है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडल मतलब कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए होगी। देखो किस तरीके का होता है आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, देखो किस तरीके से होता है आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होता है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि देखो इसमें क्या हो जाता है ना, ये आपका कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो ये आपका जो है एक्स वाला है, ये आपका वाई वाला है। ठीक है, एक्स वाला और वाई देखो ये जो है देखो ये आपका कौन सा है, ये आपका यहाँ पर कौन से एक्सिस है, देखो यहाँ पर जो है आपका, अब देखो ये आपका जो स्ट्रक्चर हो गया, अगर इन स्ट्रक्चर के बीच में अगर मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाऊं, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाऊं, देखो किस तरीके से हो जाएगा भाई, ये कुछ जो है देखो जेड एक्स, देखो सबसे ज्यादा उसने आपको रिपल्शन पूछा है ना, देखो जेड एक्सिस तो सिंपली ऐसे ही होगी, ये हो गई आपकी जेड एक्सिस है ना। उसके बाद में अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना रही हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बना रही हूँ, एक मिनट है ना। देखो पहले मैं यहाँ पे एक्सिस बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी एक्सिस। ठीक है, चलिए ये ठीक है, ये हो गई आपकी सारी एक्सिस। ठीक है, ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप त्रिकोणीय जो है वो द्विपिरामिडल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखो एक हो जाएगा यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से भी अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ठीक है, ये इस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना। ठीक है, जस्ट अ मिनट है, एक मिनट। ठीक है, ठीक, चलिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है आपका बन गया यहाँ पे सिंपली नॉर्मली है ना। अब देखो अब इसमें अगर आप जेड एक्सिस बनाएंगे तो कहाँ बनेगी, जेड एक्सिस यहाँ पे जो इस तरीके से बनेगी। अब देखो क्या होता है कि इसके ये जो जेड में है ना, ये जेड में और इसके जो ये एक्सिस है ना, इसके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से उसकी जेड एक्सिस की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जेड एक्सिस की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से सबसे ज्यादा जो रिपल्शन किस में होता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है आपका डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल में जो है उसकी वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है जेड एक्सिस के बीच में। ठीक है, चलिए उसने सबसे ज्यादा ही पूछा था इसलिए हम ज्यादा डिटेल में न जाते हुए ठीक है हम इतना हैवी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग क्या बोल रहा है वो, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया है, उसने आपको चुंबकीय व्यवहार के बारे में पूछा है, देखो किस तरीके से निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है कि देखो क्या बोला, देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि पेयरिंग नहीं होगी तो पहला आपका डायमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ द टाइटेनियम H2O6+3 एंड देखो एक ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें एक लिगेंड चेंज कर दिया उसने, H2O को रिमूव करके एक क्लोरीन डाल दिया और वो पूछ रहा है कि आर रिस्पेक्टिवली कंप्लीट द अबव स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से क्या पूछ रहा है कि इसका रंग जो है वो क्या होगा, वो सिंपली आपको जो इसका रंग पूछा है तो रंग किस तरीके से निकालेंगे। देखो इसमें जो है ध्यान रखना कि ये टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स है, देखो इसमें जो सारे लिगेंड सेम है, देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर जो है आपकी डेल्टा जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा जीरो की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, बहुत हाई होगी, और क्योंकि हाई होगी देखो ये एनर्जी को जो है वो कौन सी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आपकी कौन सी, येलो रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, येलो रेडिएशन ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कौन सा आ जाएगा, वॉयलेट कलर जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वॉयलेट कलर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दूसरे कॉम्प्लेक्स को देखो तो क्या है, टाइटेनियम फ्लोरीन H2O5+2 मतलब एक जो है उसने
H2O को रिमूव किया और क्लोरीन ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा वीक फील्ड लिगेंड आ गया। यहाँ पे डेल्टा जीरो की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, और डेल्टा जीरो डिक्रीज होने के कारण देखो क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और ये क्या करेगा, रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और रेड कलर को जो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है यहाँ पर आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एक्सचेंज ऑफ साइनाइड लिगेंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, और वो क्या बोल रहा है कि देखो ये बोल रहा है कि लेबल्ड 4 साइनाइड विधि द्वारा किए गए, इसमें साइनाइड लिगेंड का प्रतिस्थापन करना है, अपने को एक्सचेंज करना है। ठीक है, लिगेंड का एक्सचेंज करना है। तो हमेशा याद रखना कि लिगेंड का जब आपको एक्सचेंज करने को आए एग्जाम में, तो आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल 2 है, तो हमेशा ध्यान रखना कि, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में सबसे ज्यादा एक्सचेंज किसका होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक्सचेंज जो है वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास और लिगेंड जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता है, सैचुरेटेड होता है, तो वो और लिगेंड को जो है मतलब टेट्राहेड्रल के कंपेयर, या फिर मैं बोलूंगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपैरिजन में जो है वो लिगेंड का जो एक्सचेंज है वो क्या करता है, कम करता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देखो टेट्राहेड्रल है तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पे सी कैंसिल आउट होता है, डी भी यहाँ पर कैंसिल आउट होता है। अब बात करते हैं हम कि सेकंड और थर्ड में की। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ये देखना है, देखो इसके लिए क्या करो कि आप जो है इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में आप ये चेक करो कि कौन जो है वो सिमेट्रिकल है, कौन अनसिमेट्रिकल। जो भी अनसिमेट्रिकल होगा ना, तो वो जो है वो आपका लेबर क्या करेगा, एक्सचेंज इजीली करेगा, और जो सिमेट्रिकल होगा वो अपनी सिमेट्री को डिस्टॉर्ट करना वो नहीं चाहेगा। ठीक है, कैसे, देखो क्या बोल रहा है वो कि इसमें कितनी हो जाएगी, मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट अगर मैं निकालू तो ये कितनी हो जाएगी, -6 +3, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मैग्नीज की, और यहाँ पे क्रोमियम की कितनी आ गई, देखो क्रोमियम की भी यहाँ पे +3 आ गई। तो देखो मैग्नीज जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इसमें देखो क्या हो जाएगा भैया, बहुत सिंपल है कि अगर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है ना, कितना हो जाता है, तो देखो क्या होता है इसमें D5S2 होता है, तो 3 दे दिए, तो यहाँ पे आपके कितने बचे, D4, और नेक्स्ट वाले में कितने बचे भाई, क्रोमियम वाले में यहाँ पे कितने बचेंगे, देखो यहाँ पर उसने 3 अगेन दे दिए, तो कितने बचे, डी जो है यहाँ पे 3 जो है वो बच गए। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन जो है इजीली फिल कर लो। ठीक है, देखो किस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 है, तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 एंड देन 4, उसके बाद में नेक्स्ट में क्या है, 3 में 1 2 एंड देन ये थर्ड वाला यहाँ। ठीक, तो थर्ड पे देखो जो सिमेट्रिकल है वो अपनी सिमेट्री डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो लेवलिंग जो है बाकी कंपैरिजन में कम करेगा, या फिर बोलो कि नहीं करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो सेकंड ज्यादा अच्छा करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, तो इजीली जो है वो एक्सचेंज कर लेगा एज कम्पेयर टू जो आपका लास्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल बिफोर 4d, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल बिफोर 4f, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d, या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल बिफोर 4f। देखो कौन कौन से हैं भाई, एक है आपका 4d है, एक है आपका 4f है, और दूसरा है आपका 5d है। ठीक है, देखो किसमें इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, तो पहले हम किसमें फिल करते हैं, तो पहले हम n+l रूल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। कैसे कि देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो गया भाई, यहाँ पे 6। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 + f की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा 3, मतलब यहाँ पे 7, और इसमें भी 5 + 2 मतलब 7। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 5 + 2 = 7 आया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपकी किसमें, 4d में, है ना, 4d में। उसके बाद किस में जाएंगे, उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4f में एंड देन 5d में। तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की क्या हो जाएगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d, है ना, 5d के पहले जो है क्या होता है कि 5d कक्षकों के पहले जो 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, यही होता है आपका लेंथेनाइट संकुचन का कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन सा है भाई, विटामिन B12 जो है ये आपका नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, चलिए
क्या बोल रहा है नेक्स्ट, एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफेंस यूजिंग, ये आपको एक कैटलिस्ट दे के रखा है ना। उसके बाद में विच वन इज दैट इंटरमीडिएट चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा यूज होता है इसमें, देखो HC इसको जो है वो हाफ वो किया जाता है, देखो क्या HCOCO, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सेम है, तो यही आपके करेक्ट आंसर इसमें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, जस्ट अ मिनट, फिल इन द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, क्या बोल रहा है कि डी ब्लैंक यूजेस ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन अल्कोहल एंड एल्कीन फ्रॉम ब्लैंक गैस, कौन सी गैस, तो ध्यान रखना कि इसमें जो है आपका फिशर ड्रॉप जो है ये होती है और गैस होती है, और इसमें जो है कौन सी, देखो ये जो है आपकी प्रोसेस कौन सी है, तो ये आपकी जो फिशर ट्रॉप्स जो है वो प्रोसेस है, और इसमें जो है गैस कौन सी, सिंथेसिस गैस जो है ये होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटेंस बैंड एट अराउंड 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ, ये आपको कॉम्प्लेक्स देख के रखा है और इज ड्यू टू द एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ, देखो अगर आपको कॉम्प्लेक्स देख के समझ में आ रहा हो तो ये कौन सा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देखो सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा Re2Cl8 2 माइनस, सिंपल कॉम्प्लेक्स है ना। देखो इसमें हमको ट्रांजिशन देखना है कि कौन से ट्रांजिशन जो है वो हो रहे थे, किस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी है, पहले कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6 जो है यहाँ पर आ जाएगी, मतलब इसमें देखो ट्रांजिशन कौन सा होता है, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें फिल करेंगे ना, तो किस तरीके से फिल करेंगे भाई, देखो ये जो है आपका इस पे देखो क्या सिग्मा, क्या होगा आपका पाई, ये हो गया आपका डेल्टा, अगेन ये आपका डेल्टा स्टार है ना, डेल्टा स्टार, उसके बाद में ये आपका पाई स्टार, ठीक है, और ये आपका सिग्मा स्टार, ठीक है, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो आपको फिल करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई यहाँ पे, इसमें जो है आपके +6 यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके, नॉर्मली जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है, तो ये 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो अब जो ट्रांजिशन होगा वो कौन सा ट्रांजिशन होगा, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, CH2 इज आइसोलोबल टू MnCO4, देखो किस तरीके से करेंगे, आइसोलोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे होगा, देखो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4 प्लस हाइड्रोजन के 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेनली आपका कितना 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अगर हम चेक करें तो मैंगनीज के कितने 5 + 2 7 प्लस 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 7 7 14 + 15, देखो ये आइसोलोबल नहीं है, इसको चेक कर, देखो ये भी CH2, ये इसको एक बार चेक कर लेते हैं, निकलेगा कितना 8 + 2 10 प्लस ये 3 2 जा 6, तो 16, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों कि 16 जो है ये आइसोलोबल होता है किसके 16 के, ठीक है 6 आइसोलोबल टू 60, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली, देखो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के फंक्शंस क्या होते हैं, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है भाई, देखो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन को स्टोर, देख लो ऑक्सीजन को स्टोर, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज का काम जो है यहाँ पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू एस्टिमेट एज ऑफ अ ट्री इज, देखो एज ट्री की अगर हमको एज पता करनी है तो हम कौन सा जो है रेडियोधर्मी समस्थानिक की यूज करते हैं पेड़ की आयु याद करने के लिए, तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी जो है ये C614 जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोग्रेविमेट्री क्या है, देखो थर्मोग्रेविमेट्री क्या होती है ना कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं वेट को जो है वेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें वेट देखते हैं, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी देखो कि क्या है कि अ टेक्निक इन विच अ चेंज इन द वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज रिकॉर्डेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम, ठीक है,
एक तकनीक जिसमें क्या होता है, पदार्थ के भार में अंतर को तापमान या समय के फलन के रूप में दर्ज किया जाता है, ना कि उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को। इसमें हम वेट को जो है वो इसमें देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पोरफायरिन विद +2 मेटल आयंस। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, निकिल +2 कॉपर। अच्छा ये देखो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखो क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो है आपका पोरफायरिन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा निकिल की होती है, देन कॉपर की, देन कोबाल्ट की, देन आयरन की जो है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन क्या कारण करता है, तो अगर आपको याद हो तो ये काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम जो है यहाँ पर ये करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, वर्णीय रेखाओं का विपाटन जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीमन इफेक्ट जो है हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ लैंडेजी फैक्टर फॉर अ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल विथ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री इज, है ना, तो कितनी होती है भाई इस जी फैक्टर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन इज, प्रोडक्ट इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन इज, देखो क्या हो जाएगा इसमें, तो देखो देखो 239 यूरेनियम 92 है, इसमें बीटा है ना, देखो बीटा क्या होता है, -1 बीटा 0 जो है ये आपका बीटा होता है ना। देखो इसमें बीटा का वो किया कितना, माइनस माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना है देखो 93 यहाँ पर आ गया, 239 ऐड हो गया, अगेन बीटा है तो देखो अगेन ये -1 ऐड हुआ यहाँ पे, तो ये 94 आ गया। तो अब वो बात करें अल्फा को उसमें ऐड करने की, तो अल्फा क्या होता है, 2 हीलियम 4 होता है। बस इस तरीके से आप वो करके देखिए, देखो अब यहाँ पे माइनस था तो उसने यहाँ पे ऐड किया, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो अब क्या करेगा, वहां पे माइनस करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 94 -2 तो कितना आ जाएगा 92, और 239 -4 कितना हो गया 235, तो मतलब कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस टू कन्वर्ट अ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन विद इमिशन ऑफ न्यूट्रिनो इज नॉन एज। ठीक है, देखो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो दो द रेडिएशन यूज इन मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सी गामा रेडिएशन जो है इसमें यूज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये देखो ये क्या है कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इन 0.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस फॉर थर्ड बोर्स ऑर्बिट इज, देखो उसने फर्स्ट की रेडियस आपको बता दी है और बाकी की उसने पूछे, किस तरीके से निकालेंगे, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला कितना क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z। सिंपल ये फॉर्मूला होता है आपका, तो आपको क्या करना है, देखो बात तो किसकी कर रहा है, बात वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस की ही कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन की ही कर रहा है, तो तुमको n की वैल्यू भी तो चेंज करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा 0.529 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो उसने थर्ड की बात की है, n की जगह हम की रखेंगे 3 कितना आंसर आ जाएगा, सिंपली जो है यहाँ पर आपका आंसर, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 4.76 समथिंग कुछ आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस आपको फॉर्मूला ही वहां पे लर्न करने की नहीं। ठीक है, तो वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट क्या बताता है भाई, ये तो क्या बताता है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की जो स्टेट बताता है, तंत्र की अवस्था को जो है यहाँ पर बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, in an arbitrary wave function is used to calculate the energy of a quantum mechanical system. The value calculated is never less than the true energy the above statement related to। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, देखो क्या बोल रहा है कि एक क्वांटम यांत्रिकी प्रणाली की ऊर्जा की गणना करने के लिए एक स्वैच्छिक तंत्र फलन का उपयोग किया जाता है, तो परिकलित मान वास्तविक ऊर्जा से कम नहीं होता है। यह कथन किससे संबंधित है, ध्यान रखना कि ये आपका वेरिएशन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है कि द टर्म सिंबल फॉर मैंगनीज एंड टाइटेनियम आर, मैंगनीज और टाइटेनियम के लिए टर्म सिंबल जो है यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। तो ध्यान रखना कि इसमें जो है कौन सा होने वाला है, कैसे निकालेंगे। देखो मैंगनीज की बात कर रहा है वो और टाइटेनियम की, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो मैंगनीज है तो मैंगनीज में क्या हो जाएगा भाई, मैंगनीज के लिए सबसे पहले तो आपको जो इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा कि कितना हो जाएगा भाई। इसमें हो जाएगा आपका 3d5 एंड देन 4s2, ठीक है। d5 में इस तरीके से, ठीक है, 3 4 5 और ऐसा ये हो गया आपका इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, देखो 1 2 3 4 5 एंड देन इसमें के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी फिल होगा। अब ये क्या होगा, जस्ट मिनट, इसको हम प्लस से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए प्लस से शुरू करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, +2 +1 0 -1 -2 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपली 0, ठीक है। देखो अब यहाँ पर वो सिंपली बोल रहा है कि इसमें जो है आपको टर्म सिंबल निकालना है। कैसे, देखो टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका सिंपली होता है 2s + 1 l और j, ठीक है। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, s की जो वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे देखो कितने स्पिन है, टोटल 5 है, ठीक है ना। तो 5/2 यहाँ पे s की वैल्यू आ गई, और लेकिन हमको जो है क्या निकालना है, हमको 2s + 1 निकालना है। तो 2 × 5/2 + 1, तो ये कितना हो जाए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 + 1 कितना, देखो 6 आ रहा है, ठीक है। देखो अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो वर्जित है, तो कौन सा, पे देखो डी से एफ का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिल्कुल पॉसिबल है, एस से पी ये भी पॉसिबल है, पी से एफ ये भी पॉसिबल है। बचा कौन सा, बचा आपका देखो अभी डी वाला है, तो देखो इस पे देखो स्पिन सेम है ना, तो हमेशा याद रखना कि स्पिन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कभी भी अलाउड नहीं होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है, वर्जित होता है, फॉरबिडन होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक है। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका हो जाएगा, तो अगर आपको याद हो तो हमने जब शुरू में ही इसको डिस्कस किया, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमको क्या चाहिए, देखो 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है किसका, 3 बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का टोटल 40 है ना, तो इससे एक कम जाएंगे हम कितना 2.5, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 15, तो काउंट कर लो कि किसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। देखो सीओ के पास कितने हुए, ऑक्सीजन के 8 + 6, तो इसके पास तो 15 नहीं है, ठीक है। इसके पास तो 15 नहीं है, तो देखो किसके पास हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं NO की, देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 7 + ऑक्सीजन के 8, देखो बिल्कुल 50, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 14 वाला ही है, इसकी ये भी कितने हैं, इसके पास भी 14 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसी के ऊपर लिख दिया, एक मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो He2 नहीं करता, He+, देखो अगर आपको याद हो तो हीलियम जो है वो He2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है हमेशा कितना आता है, 0 आता है ना। इस तरीके से देखो आपको, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई इसमें, है ना, एस वाले, तो एस वाला कैंसिल आउट हो जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो 1 2 3 एंड देन 4, देखो इससे भी कैंसिल आउट हो जाता है,
कितने, तो कौन नहीं एग्जिस्ट करता, तो He2 जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पूछे किसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये बंधन जो है वो किसमें नहीं हो सकता है ना। तो देखो इसके लिए जरूर किसमें होगा, सॉरी माफ कीजिए, किसमें होगा है ना, तो किसमें होगा जिसमें देखो पी बॉन्ड के उसमें पी पाई और डी पाई बॉन्ड के लिए जरूरी है इसमें पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल हो। देखो इसमें NO3 डी ऑर्बिटल है ही नहीं इसमें, है ना, BO3 इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं है, ऐसा देखो इसमें भी नहीं है, एक ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन आता है, देखो ऑक्सीजन के पास जो पी ऑर्बिटल है और सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो बॉन्डिंग के लिए जरूरी है ना कि वहां पे उसके पास वो ऑर्बिटल भी हो, लेकिन उसके पास वो ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ D4H पॉइंट ग्रुप इस, देखो D4H पॉइंट ग्रुप की वो बात कर रहा है, तो D4H पॉइंट ग्रुप किसमें हो जाएगा भाई, तो देखो कैसे करेंगे D4H पॉइंट ग्रुप के, अगर आपको याद हो तो D वाला किसमें होता था, D वाला सिर्फ उसी में होता था जिसमें जो है आपका कौन सा ऑर्बिटल हो, उसमें देखो इसमें आपको जो है कैसा, एक आपको वर्टिकल प्लेन्स भी होने चाहिए और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होने चाहिए, देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्लेन होने चाहिए। तो देखो किसमें, जिसमें सिमेट्री होगी उसमें, तो देखो XeF4 को एक बार चेक करो, है ना, देखो कैसे हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, देखो XeF4 का हमने जो है वो भी निकाला था। ठीक है, देखो 1 2 3 एंड देन 4, देखो ये तो चारों के चारों फ्लोरीन ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिए, बचे जो है वो क्या, जस्ट अ मिनट, 3 6 7 8, ठीक है ये रहा, है ना 8, देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये रहा जीनोन, तो ये रहे आपके चार जो है यहाँ पर आपके फ्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन हो जाएंगे, तो यहाँ से जो है देखो दो लोन पे, तो देखो यहाँ पर जो है आपका कैसा है भैया, तो ये अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखो ये कैसा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखो इस तरीके से इसमें जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन भी जाएगा और ये से वर्टिकल प्लेन भी जाएंगे, है ना, देखो C4 है ना, C4 यहाँ पे आ जाएगा, तो NC4 भी जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, है ना, NC2C4, तो 4C2 एक्सिस, इसमें 4C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है और साथ ही इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट है, और जिसमें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वही आपका D4 होगा। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो वो आपका जो है उसमें C4 में आ जाता है। ठीक है, वो C4 बी में आ जाता है, लेकिन इसमें H है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी इक्विवेलेंट ऑपरेशन टू S36 एंड S3, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए देखो इनको हमको सॉल्व करना है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखो पहला है आपका कौन सा, S63 वाला, है ना, इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना कि देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये कितना आया भाई, ये आया आपका S1 मतलब S2 को क्या हम लिख सकते हैं C2 इंटू सिग्मा, और C2 इंटू सिग्मा क्या होता है I, है ना, तो पहला आंसर आना चाहिए आपका I। ठीक है, पहला वाला आई, देखो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ से करेक्ट है कि आई यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है S63, है ना, तो देखो ये किस तरीके से बोलेंगे करेंगे हम, देखो किस तरीके से, देखो S36 है तो इसको हम क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि S33 मल्टीप्लाई बाय S33। ठीक है, यहाँ से 3+3 एड ऑन होकर वापस से 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसा हो गया, E मल्टीप्लाई बाय E इंटू E मतलब आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, वापस से आइडेंटिटी आता है, तो देखो यहाँ आपका आंसर जो है यहाँ पे E आ गया, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, है ना, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सा हो जाएगा भाई, क्या दो रीजन होते हैं आपके, कौन कौन सा, एक होता है आपका फंक्शनल ग्रुप और एक होता है आपका कौन सा फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन कहां से कहां तक होता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि मैंने आपको रेंजेस बताई थी कि एक याद रखना आप कौन सी 400 टू 1400 वाली, और एक याद रखना 1400 से कौन सी 4000 वाली, तो ये जो है आपकी कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट वाली आपकी फिंगरप्रिंट आ जाएगी, और ये दूसरी वाली जो है आपकी फंक्शनल ग्रुप रीजन में जो है ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है, व्हेन द स्कैटर्ड रेडिएशन हैव द सेम एनर्जी एज द इंसिडेंट फोटोन द स्कैटरिंग इज कॉल्ड। ठीक है, इस स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं? देखो क्या बोल रहा है कि जब प्रकीर्णित विकिरण की ऊर्जा आपतित फोटोन के समान होती है तो प्रकीर्णन क्या कहलाते हैं? तो क्या हम इसको बोलते हैं कि भाई जो इंसिडेंट रेडिएशन है वही रेडिएशन जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन है, मतलब उतनी ही एनर्जी है, दोनों की सेम एनर्जी है, तो उसको हम रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फ्री जो है वो क्या होती है? फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? तो अगर आपको याद हो तो कितनी होती है? डेल जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए भाई? डेल जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, है ना। डेल जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में आएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि write the number of phases, number of component and number of degree of a freedom in the system of solid carbon in equilibrium with gaseous CO2 एंड O2। ठीक है, देखो हमको इसमें पहले वन बाय वन हमको चेक करना है। देखो सबसे पहले हम फेजेस चेक कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी फेज बोल रहा है वो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये बोल रहा है वो सॉलिड, ठोस और गैस। कितनी फेजेस हो गई? फेजेस आपकी दो हो गई, मतलब पी की वैल्यू दो आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कैंसिल आउट होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? सी की, है ना। सी की बात करते हैं तो सी कितने कंपोनेंट्स कितने आ जाएंगे? देखो कंपोनेंट उसने क्या क्या बनाया है भाई, उसने आपका बनाया है सीओ और सीओ। ठीक है, देखो सी सीओ और क्या बनाया है? CO2 बनाया है। देखो 2C प्लस O2, तो देखो यहाँ से जो है आपका 2C बन गया, है ना। और इसमें उसके बाद में क्या बन गया? C प्लस O2, तो यहाँ से आपका CO2 बन गया। देखो कितने कंपोनेंट है? टोटल आपके दो ही कंपोनेंट आए। क्यों? क्योंकि देखो क्या क्या बन रहा है? बस एक कार्बन और ऑक्सीजन, तो यही दोनों मिलके तो जो है CO और CO2 बना रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? कंपोनेंट्स भी आपके यहाँ पे दो आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट की वैल्यू 4 आ गई, जो कि गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू होता है क्या? C माइनस पी प्लस टू। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, C माइनस पी प्लस टू। कंपोनेंट्स कितने? कंपोनेंट्स 2। फेजेस कितने? फेजेस भी आपके यहाँ पे कितने? -2 प्लस 2। तो देखो -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, F की वैल्यू अगेन 2 आई, मतलब यहाँ से देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है कि फेजेस भी दो है, कंपोनेंट भी दो है, और आपका जो है वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोल रहा है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पार्टीशन फंक्शन, है ना। पार्टीशन फंक्शन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नहीं ये बिल्कुल सही है। इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा देखो इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, इसकी पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू e टू द पावर -ei/kt। ठीक है, समेशन ऑफ e टू द पावर -ei/kt ये वैल्यू होती है इसकी, है ना, पार्टीशन फंक्शन की। तो देखो ये बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करे, तो उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें पूछा। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट है species whose wave function are symmetric with respect to the exchange of particle is called। देखो क्या पूछा है? वो सिमेट्रिक पूछ रहा है ना, सिमेट्रिक सममित वाला पूछ रहा है, सिमेट्रिक वाला पूछ रहा है। तो ध्यान रखना कि सिमेट्रिक वाला हमेशा बोसॉन होते हैं। अगर वो अनसिमेट्रिक बोलता तो फिर आपके यहाँ पे फर्मियंस होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो होगा। ये क्या होगा? द ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, तो सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनो। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका सिंपली हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो आपका जो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ का जो है आपका सिंपल फॉर्मूला होता है क्या? सिंपल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कैथोड माइनस एनोड, सिंपल है ना। कैथोड माइनस जो है यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? एनोड जो है यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस सिंपली माइनस ही करना है। देखो कैसा हो जाएगा? 1.36 यहाँ पर आ गया आपका कैथोड का। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हम आसानी से पहचान सकते। माइनस एनोड कितना है? 0.76 माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? ऐड हो गया, तो आप इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? देखो 1
2.12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर आएगा। क्यों? देखो दो ऑप्शन है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन हमारा आंसर पॉजिटिव में आया है ना कि नेगेटिव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहे हैं, डिबाय हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल रहा है, एन आयन मूविंग इन एन एटमोस्फियर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन एक्सपीरियंस अ ड्रैग, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। देखो इस इफेक्ट को जो है हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना कि ये जो इफेक्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है हम इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट यूनिट फॉर द सेल कांस्टेंट, इस सेल कांस्टेंट के लिए करेक्ट यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी। तो अगर आपको सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला पता हो, क्या होता है इसका सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, x बाय a जो है सिंपल फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट का। मतलब कि यहाँ पर होता है आपकी सिंपली लेंथ, है ना, लेंथ, तो सिंपली l, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, मतलब l इंटू एल। तो देखो l से l कैंसिल हो गया ना, लेंथ से लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 बाय सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl CH3 COO Na एंड NaCl देखो ये दो वैल्यूज देख रखी है, एक है आपकी 420, देखो ये वैल्यूज देख रखी है, और आपको जो है क्या पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनंत तनुता पर उसने आपको तुल्यांकी चालकता दे दी गई है, और इसके लिए CH3 COOH के लिए लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू को पूछ रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको बतानी है। देखो ये किस तरीके से हो जाएगी, देखो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। देखो CH3 COOH के लिए पूछा है, देखो H कैसे आ जाएगा, CH3 COOH पूछा है, तो ये कैसे आ जाएगा, है ना। CH3 COOH कैसे आएगा, देखो सबसे पहले आपको CH3 COO क्या दिया है आपको, CH3 COO दिया है, ये हो जाएगा। इसमें से अगर आप इसमें ऐड करो कौन सा, HCl वाला, है ना, HCl वाला ऐड करो, और उसमें से जो है आप माइनस कर दो। देखो अब यहाँ पे Na और Cl जो है वो एक्स्ट्रा में है, तो माइनस का आपको कौन सा NaCl यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब वैल्यूज यहाँ पे आप देख लो, ये कौन सी, देखो CH3 COO की वैल्यू कौन सी है भाई, मतलब सेकंड वाली, तो कितनी है, देखो 91 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद HCl वाली मतलब फर्स्ट वाली थी तो कितनी थी 426.1, और उसमें हमको माइनस करना है कौन सी, CH3, एक मिनट, हाँ NaCl माइनस करना है, तो 126.45 जो है यहाँ से जो है आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। 0.45 जो है यहाँ से इसको माइनस करना है, तो कैसी हो जाएगी, देखो इसको आप ऐड करो सबसे पहले, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो 91 है ना, 126, देखो सबसे पहले हम इसको यहाँ से जो है माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि ऐड कर रही हूं मैं पहले, ठीक है, 7.7, और ये कितना हो जाएगा 517.1, ठीक है, और इसमें से हमको माइनस करना है कितना 126.45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, यहाँ आ गया आपका सिंपली 5, इसके बाद में 6 पॉइंट यहाँ पे आ गया कितना 0, और सिंपली यहाँ पे 9, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। 390.6 जो है यहाँ पे आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, चलो तो इस तरीके से आप ये कर लेना, ठीक है। आशा करती हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वांटम यील्ड अब फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड जो है कैसे इंक्रीज होती है, तो ध्यान रखना हमेशा कि प्रकाश रासायनिक क्रिया की क्वांटम लब्धि से जो है वो जो कैसे बढ़ती है ना, तो ये कैसे बढ़ती है, तो ये आपकी बढ़ती है डिक्रीजिंग टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो आपकी क्वांटम यील्ड जो है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी कैन एक्सप्लेन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कौन सी थ्योरी, लिनमान थ्योरी जो है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, collision number between two molecules having molecular mass m1 and m2 and mean of the molecular collision diameter sigma for reactant A B
कैन बी गिवन बाय, ठीक है, उसने आपको वैल्यूज दे दी है और बी के भी जैसे टक्कर संख्या प्रदर्शित करते किसके लिए, तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा इसमें सबका, z इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, देखो इसमें है लेकिन इसमें डायमीटर में नहीं, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देखो प्लस वाला ऊपर आएगा और इसमें जो है मल्टीप्लाई वाला ऊपर है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइडल स्टेट इज, कोलॉइडल कणों का आकार जो है कितना होता है, तो ध्यान रखना है कितना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर जो है इसमें यहाँ पे सही आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हार्डी-सूज नियम के अनुसार फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है वो, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 है ना, कैसा है ये एक पॉजिटिव सोल है, तो इसके लिए कौन आएगा, उसका अपोजिट चाहिए, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये आपका पॉजिटिव है तो आपको कौन चाहिए, नेगेटिव है ना, और नेगेटिव में भी कौन, अब देखो इसमें आपको दो दिए, एक आपको +2 साइन वाला, एक है आपका 3 साइन वाला, है ना, एक है आपका 2 साइन और मतलब कि 2 नेगेटिव, एक है आपका 3 नेगेटिव, जिसका जितना ज्यादा साइज होगा उसका पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि उसने आपको क्या पूछा, सर्वश्रेष्ठ पूछा है ना, सर्वश्रेष्ठ पूछा है उसने आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेट आइसोथर्म इज यूज्ड टू कैलकुलेट, बेट आइसोथर्म किसके लिए यूज होती है, तो सरफेस एरिया फॉर मल्टी लेयर, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक्स लॉ इज, क्या होता है ब्रेक्स लॉ और किसके लिए ये फाइंड आउट किया जाता है, क्या होता है, देखो 2D, देखो n लेमड़ा इक्वल टू 2D साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी क्या के लिए, क्रिस्टल के उत्तरोत्तर जालक तत्वों के बीच की लंबवत दूरी के लिए जो है यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज एन एक्सेलेंट विद द बैंड गैप ऑफ, डायमंड जो है वो कैसा है, देखो अगर आपको याद हो तो डायमंड कैसा होता है, ये इंसुलेटर होता है, कैसा होता है 6 वोल्ट का, ठीक है। चलिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है ये, HCP का, FCC का, BCC, देखो FCC का जो है यहाँ पर एग्जांपल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि यदि किसी बहुलक में 10 टू द पावर 3 अनुभार और 10 टू द पावर 4 अनुभार वाले बृहद अणुओं की संख्या समान हो तो संख्या, औसत अनुभार तथा भार औसत अनुभार के मान क्या होंगे, देखो उसने क्या पूछा है आपको, उसने आपको पूछा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है इसमें आपको उसने पूछा है, ठीक है, इतना उसने आपको पूछा है, किस तरीके से निकालेंगे, देखो सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सिंपल एक काय का नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का समेशन ऑफ mn क्या हो जाए, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा इसमें, अपॉन में समेशन ऑफ nn, ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्या क्या दिया, 10 टू द पावर 3 दिया, 10 टू द पावर 4 और इसमें अणुओं की संख्या वो समान बोल रहा है, ठीक है, मतलब n ही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n 10 टू द पावर 3 प्लस n इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे n प्लस n, ठीक है, समेशन बोल रहा है, तो यहाँ पे 2n आ गया, देखो n से n यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 4 यहाँ पर आपका आया, मतलब कितना आ जाएगा भाई यहाँ से आपका, देखो कितना 1 2 3 एंड देन 1, ठीक है 11,000, ठीक है 11,000 आया, डिवाइड बाय कितना है यहाँ पे, ये n बाय यहाँ पे 2n, तो n से n कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, बचा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो, अब यहाँ पे या तो बी आएगा या तो सी आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, है ना, तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल है, समेशन ऑफ MI का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI ठीक है, देखो समेशन ऑफ MI की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, 5,500 है ना, 5500 वैल्यू जो है हमको पता चल गई, तो नीचे हम सिंपली उतना ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्या, सॉरी देखो कितनी है वैल्यू इसकी, समेशन ऑफ ni ये है ना, ये 11,000 n है ना, 11,000 n जो है ये इसकी सिंपली वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमको करनी है, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस n इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा कितना 11,000 n,
ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सिंपल जो है यहाँ से अगर आप निकालो तो देखो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 6 और कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर कितना 10 टू दी पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर। तो देखो 10 टू दी पावर 6 प्लस 10 टू दी पावर 8 एन यहाँ से कॉमन आ गया, डिवाइड बाय यहाँ पे जो है वो 11,000 एन, ठीक है, और ये क्या है एन, ठीक है। तो एन से एन देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, अब ये 6 और ये 8 है। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 1 0 1 और डिवाइड बाय कितना 11,100, ठीक है। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, अब 11 से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए 9,200, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए इसको मैं रिमूव कर दूं और यहाँ से फिर हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित यौगिकों का नाम जो है वो क्या हो जाएगा। देखो आर और एस नोमेनक्लेचर हमको यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। आर और एस नोमेनक्लेचर निकालने कैसे निकालेंगे भाई, देखो एक है आपका, देखो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू नहीं, हम फर्स्ट कार्बन से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले से ही हम शुरुआत करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे फर्स्ट वाला, तो इसमें सिंपल है कि देखो आपकी फर्स्ट जो है वो किसको आ जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इसको, सेकंड प्रायोरिटी आपकी इधर, देखो कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन है, देखो सेकंड प्रायोरिटी इधर, यहाँ पे जो है आपकी अबव पे यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन आ जाएगी और इसके बाद जो आपकी थर्ड प्रायोरिटी इधर, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो आप क्या करो इसको कि अच्छा हाइड्रोजन को कुछ नहीं करी, मैं छोटा सा चेंज कर रही हूँ, है ना। हाइड्रोजन को मैंने अबव द प्लेन यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी मैंने इधर लिख दी और इसको मैंने सेकंड लिख दिया ताकि हमको बनाने में थोड़ा सा इजी पड़ जाए, ठीक है। चलिए ये देखो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2 और उसके बाद ठीक है कैसा है, लेफ्ट एलिवेटेड है तो फोर्थ पोजीशन आपकी इधर आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका क्या S और S कन्वर्टेड टू R में जो है ये आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट का आ गया कितना, फर्स्ट जो है आपका आया इसमें R, ठीक है। फर्स्ट आ गया आर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कार्बन की बात करते हैं, सेकंड की देखो पहले का आया कितना आर, तो ये गलत ये गलत, ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर मैं आपका हाइड्रोजन दे देती हूँ फोर्थ प्रायोरिटी पे, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन फोर्थ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इधर आपका सेकंड एंड देन ये आपका थर्ड, ठीक है। इस तरीके से आया तो अब देखो ये हो गई आपकी सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड वाली। इसके बाद अब ये कैसा है, राइट एलिवेटेड है तो आपकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ आ जाएगी, फोर्थ यहाँ आ जाएगी, तो ठीक है। देखो किस तरीके से ये हो गया आपका कैसा R हो गया और R कन्वर्टेड टू S, तो पहला R और दूसरा S, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करती हूँ ये समझ में आया है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अप्रतिबंधित द्वितीय समावयवी है, कौन सा पेयर जो वो डायस्टीरियोमर है। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानो, है ना, कैसे पहचानो। देखो ये कैसा है, देखो ये आपका जो है आपका सिंपली ट्रांस आया, ठीक है। ये ट्रांस आया, ये सिक्स आया तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये देखो ये देखो ये भी दोनों कैसे एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, ये भी दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, ये ट्रांस ट्रांस, ये डायस्टीरियोमर नहीं हो सकते, ठीक है। देखो ये दोनों कैसे, ये ट्रांस है और ये दोनों कैसे सिस है, तो ये भी जो है आपके डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका कि जो अपोजिट है एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे और सेम है तो डायस्टीरियोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें से जो है आपको वो क्या पूछ रहा है कि इसमें से इस कंपाउंड का आपको नेम पूछा है, मतलब अगेन जो है आपको आर और एस नोमेनक्लेचर जो है आपको बताना है, ठीक है। देखो कैसे बताओगे, है ना। तो देखो कि इसमें आपको कैसे, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई आपकी यहाँ पर, फर्स्ट ये हो गई आपकी प्रायोरिटी, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी जो है, देखो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ, थर्ड प्रायोरिटी आपकी इधर और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी इधर, ठीक है। देखो इस तरीके से ये आपका हो गया सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये कैसा था, ये लेफ्ट एलिवेटेड था, तो फर्स्ट पोजीशन इधर एंड फोर्थ पोजीशन इधर,
तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा S और S कन्वर्टेड टू R, तो फर्स्ट वाला R आया, मतलब कि C और A जो है आपका गलत यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कार्बन की। तो सेकंड कार्बन की क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड ये एंड फोर्थ वन ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं देखूं तो देखो ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला, और इसके बाद में जो है ये राइट एलिवेटेड है तो फर्स्ट पोजीशन इधर, फोर्थ पोजीशन इधर, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस वाला, और एस और एस कन्वर्टेड टू आर, तो ये कौन सी पोजीशन आ गई आपकी, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करती हूँ ये भी समझ में आया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ू तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1,2-डाइफ्लोरोइथेन प्रमुखतः किस विन्यास में रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि डाइफ्लोरोइथेन जो है ये किस में रहता है, ये सिनक्लिनल में रहता है। देखो किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, देखो एक फ्लोरीन जो है वो कहा, एक फ्लोरीन यहाँ, और इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, तो यहाँ पर जो इस तरीके से कैसा, सॉरी 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 सॉरी, ये फ्लोरीन नहीं आएगा, ये फ्लोरीन तो दो ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये सिनक्लिनल जो है ये कहलाते हैं। ठीक है, कैसे, सिनक्लिनल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ सिस 1,4 डाइब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन इज। देखो अब हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो किस फॉर्म में, तो ये हमेशा चेयर फॉर्म में जो स्टेबल रहता है, लेकिन ये जो है चेयर फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता। देखो क्यों नहीं रहता, ये देखो इसमें क्या होता है, वो बोल रहा है सिस के फॉर्म में, है ना, सिस के फॉर्म में वो बोल रहा है, और कैसा 1,4 बोल रहा है। देखो अगर मैंने जो है वो क्या लगा दिया, वो टर्शरी ब्यूटाइल लगा दी। देखो अगर मैंने ये यहाँ पे बनाया तो 1 2 3 4, देखो यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ये यहाँ से जो है पीछे बहुत रिपल्शन करेगा, इसलिए चेयर फॉर्म में नहीं रहता। ध्यान रखना कि हमेशा ट्विस्ट बोट फॉर्म में जो है स्टेबल रहता है। ठीक है, ट्विस्ट बोट फॉर्म में जो है ये स्टेबल रहता है, कुछ इस तरीके से जो है ये यहाँ पे स्टेबल रहता है, जिसमें एक ग्रुप यहाँ और दूसरा ग्रुप यहाँ, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें से कौन सी जो है वो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा। देखो ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसमें आ रहा है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एंड देन जो है इसमें फिर H3 मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, तो देखो है ना, तो देखो कैसा होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा भाई, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये यहाँ से ओपन अप हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सिंपली कौन सी रिएक्शन आ जाएगी। देखो यहाँ पर जो है अगर हम सिंपली इसको करके देखें तो यहाँ पे ये आया, इसके बाद में ये यहाँ से जो है वाटर जो आएगा इसको यहाँ से वो कर लेगा। देखो यहाँ पे OH आएगा, और OH जो है कैसे आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच मॉडल ऑफ एरोमेटिसिटी इज बेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेंजोइड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका हार्डनेस मॉडल है ना, ये हार्डनेस मॉडल जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है कि एरोमेटिकता का ये एक मॉडल है जो बेंजोइड हाइड्रोकार्बन की गतिशीलता स्थिरता के पूर्वानुमान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एरोमेटिक, कौन सा हो जाएगा। देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा। ठीक है, 4 पाई आ गया, ये 6 पाई है, ये 4 पाई है, ये नहीं होगा, ये 6 पाई प्लस 4। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्यों, क्योंकि देखो ये 6 पाई है, और ये आपका जस्ट अ मिनट, ये 6 पाई है, और ये आपका कैसा, ये भी आपका 6 पाई है, एरोमेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद जो है वो कौन सा होने वाला है। देखो कौन सा होने वाला है, देखो मैग्नीज है यहाँ पे, ये क्या करेगा भाई, बेंजाइन बना देगा, यहाँ से ब्रोमीन को लेके जाएगा, और सिंपली क्या बन जाएगा कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे बेंजाइन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, बेंजाइन बना, इसके बाद में अगेन यहाँ पे जो है बेंजीन अगर आपकी जुड़ी है ना, तो बहुत सिंपल तरीके से देखो बेंजाइन यहाँ पर आपका बना। ठीक है, ये बेंजाइन बना, प्लस यहाँ पे सिंपली आपकी बेंजीन बनी, तो बेंजीन इस तरीके से देखो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर, और ये जो है आपका सिंपली यहाँ पर, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी आपकी, देखो कौन सी, ये एज इट इज ऐसा कि ऐसा ही रहेगा आपका डबल बॉन्ड, है ना। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ना कुछ इस तरीके से समझो कि बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में बताया है ना, बिल्कुल ऐसा बता, देखो अब ठीक है ना, तो आप एज इट इज इसको आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है? तो ध्यान रखना कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कि देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, 3 डिग्री वाला जो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है, ठीक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, है ना, इस रिएक्शन में जो है मेन प्रोडक्ट जो है वो कौन से बनेंगे? तो ध्यान रखना कि क्या है, R14 COO माइनस, देखो क्या हो जाएगा इसमें, R14 ये यहाँ से अटैक करेगा और ये CN, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन विद नाइट्राइल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड, इसको कौन सी रिएक्शन हम बोलते हैं? तो ध्यान रखना कि हम इसको हार्बन-हॉश रिएक्शन जो है हम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजेस एल्डिहाइड और कीटोन यूजुअली नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, देखो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें प्राय अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, इसमें से कौन सी रिएक्शन है भाई? नॉविंजन रिएक्शन, ठीक है, नॉविंजन रिएक्शन जो है ये हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद जो है वो इसमें लिखे, देखो क्या हो जाएगा, Bu2CuLi, देखो क्या करेगा ये, तो भाई सिंपली जो है यहाँ पे जो है आपका जो है Bu आ जाएगा, ठीक है, Bu आ जाएगा। देखो किस किस में है यहाँ पे Bu, देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो यहाँ से मिथाइल हट गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो यहाँ पे बीयू है, इसमें ये नहीं होगा, है ना, ये गलत है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे इसमें मिथाइल की पोजीशन बदल दी, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद जो है वो लिखे, देखो HiO4, देखो ये क्या करेगा, HiO4 सिंपली यहाँ से रिंग को ब्रेक कर देगा और दोनों साइड एल्डिहाइड जो है ये बना देगा, है ना, ये रिएजेंट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप, है ना, एमिनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा यूज नहीं होता है ना, देखो ध्यान रखना कि ये डाइहाइड्रोपायरेन जो है ये यूज नहीं होता है, ये यूज होता है आपका अल्कोहल के लिए, है ना, अल्कोहल के लिए। बाकी ये जो 3 है ना ये आपके यूज होते हैं किसके लिए, एमिन के लिए, है ना, एमिनो ग्रुप के लिए यूज होते हैं, बाकी नीचे वाला जो है ये अल्कोहल के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ू मैं, क्या बोल रहा है ये कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद लिखिए, है ना, देखो ये आपको रिएक्शन दे दी गई है और इसमें आपको जो है प्रोडक्ट आपको सिंपली इसमें मेनली बताना है, तो देखो किस तरीके से प्रोडक्ट आप बताएंगे, तो ध्यान से सुनना कि इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें देखो PHLI है, तो ये पीएच जो है मेनली यहाँ पर जो है ये अटैक करेगा, ठीक है, पीएच यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर जो है देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आपका सिंपली देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर ये होना चाहिए, तो कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है वो इस तरीके से करके सॉल्व करेंगे, है ना, देखो यहाँ पर जो है आपका डबल बॉन्ड ये यहाँ पर मिथाइल जो है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपका NM यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिलरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग अमीनो ग्रुप, ठीक है, नेचुरली अकरिंग अमीनो ग्रुप से कौन सा ऑक्सिलरी बनाया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें जो ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 2,3 क्या है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन से अभिक्रिया करके ट्रांसडाइल बनाता है, देखो अच्छा देखो ये ट्रांसडाइल ये I2 बनाता है, बाकी ये जो है ये वाला और ये वाला ये तीनों के तीनों जो है आपके सिसडाइल जो है ये यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसिटाल्डिहाइड ऑन ट्रीटिंग विथ लिथियम ट्राइटर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइग्लाइम एट -78 डिग्री सेल्सियस गिव्स, ये क्या रिएक्शन देता है, देखो क्या बोलते हैं RCOCl है, देखो R C डबल बॉन्ड OCl है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है भाई, इसकी रिएक्शन जो है ये ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, ये पूछ रहा है कि -70 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मेनली Cl यहाँ से रिमूव कर देगा, ये क्या हो गया एल्डिहाइड जो है यहाँ से बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड हॉफमैन रूल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम
will undergo thermal and photochemical cyclization reaction by process respectively। देखो क्या 6 पाई सिस्टम है और 6 पाई सिस्टम है ना, 6 पाई है, सबसे पहले बोल रहा है ऊष्मा के लिए, फिर जो है प्रकाश के लिए। तो ऊष्मा के लिए क्या होता है, ऊष्मा के लिए सबसे पहले होता है उसका डिसरोटेटरी, और उसके बाद में हीट के लिए क्या होता है आपका कॉन रोटेटरी जो है ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डिस और कॉन, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो इससे पूछा है कि कौन सा साइक्लो एडिशन है, तो बस पाई बॉन्ड काउंट करने, देखो कितना है 1 2 3 4 4 4 2 जा 8 हो गया, ये कितना 8 हो गया, और ये कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो ये सिंपली 2 तो कितना 8 प्लस 2 साइक्लो एडिशन, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लो एडिशन रिएक्शन ना, सॉरी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन, देखो 1 2 3 4 5 1, ये भी अगेन 1 2 3 4 5, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ से 1 1 ब्रेक हो रहा है और 5 5 बन रहा है, मतलब 5 5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन जो है ये होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट है क्या बोल रहा है कि pyridine undergoes nucleophilic substitution reaction with NaNH2 at 100 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म, क्या बनाता है इसमें, देखो pyridine जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, देखो क्या ये चिचिबाबिन रिएक्शन है ना, क्या बनाता है 2 अमीनो pyridine जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें से रिएक्शन जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो देखो कौन सी हो जाएगी, जब ये रिएक्शन KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका करेक्ट आंसर है 2,3 pyridine डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of change in the physical properties of secondary and tertiary structure of protein is called, देखो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जब द्वितीयक और तृतीयक संरचना के भौतिक गुणों में बदलाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या विकृतीकरण जो है वो क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन जो है हम इसको कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्पीन इज अ कीटोन, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो कीटोन होने वाला है, तो देखो देखो ये क्या अल्फा पाइनिन, देखो ये इन है एल्कीन, ये देखो ये क्या है ऑल, ये देखो ये अल्कोहल है, ये क्या है इन, ये भी एल्कीन है, तो बचा एक ही कैम्फर जो है यहाँ पे बच गया, तो ये जो है आपका कीटोन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, how many signals are produced in the proton decoupled 13C NMR spectrum of ethyl phenyl acetate, देखो किस तरीके से निकालेंगे इथाइल फिनाइल एसीटेट, देखो सबसे पहले आपको पूछा है वो इथाइल फिनाइल एसीटेट कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो एसीटेट C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर वो क्या बोल रहा है CH2, और ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये फिनाइल बोल रहा है, यहाँ फिनाइल रिंग जुड़ जाएगी है ना, फिनाइल रिंग यहाँ पर जुड़ जाएगी, और नेक्स्ट रिंग क्या बोल रहा है वो इथाइल है ना, देखो CH2 CH3 ये हो गया, और यहाँ पर जो है ये आपका CH2 के बाद यहाँ पे क्या रिंग जुड़ जाएगी CH2, एंड देन यहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, तो देखो अब यहाँ पे कार्बन गिन लो कितने हैं, देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 है ना, ये हो गया आपका 6 वाला। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको हटाते हैं, ओ गॉड। ठीक है, चलिए है ना, देखो ये 5 ये हो गया था, ये दोनों हो गए आपके कौन से, ये दोनों यहाँ से आपके 6 वाले, ये दोनों यहाँ से 7 वाले, एंड देन ये आपका 8 वाला, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एग्जिबिट दैट द, क्या बोल रहा है, दैट एग्जिबिटेड द फॉलोइंग 1H NMR एंड मास स्पेक्ट्रल डाटा इज। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है ये सिंपली आपको ये डाटा देके रखा है, और इस डाटे के अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा इसमें कि 1H NMR जो है, देखो इसमें आपको दिया है क्या, देखो 7.1 है, मतलब ये किसको बता रहा है कि ये आपके जो है किसको बता रहा है 7.1 हर्ट्ज जो है, ये किसको बता रहा है कि ये एरोमेटिक हाइड्रोजन की पीक है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है ये कि 2 हाइड्रोजन का क्या आया, क्वार्टेट आया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट आया, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट आया, इस तरीके से, और 4.12, तो देखो ये ग्रुप जो है कुछ इस तरीके से जुड़ रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो है यहाँ पे आपको कौन है ना, यहाँ पर जो है आपका सिंपली जो है कौन आने वाला है, यहाँ पर जो है आपका सिंपली जो है एक एरोमेटिक ग्रुप जो है यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ होगा, तभी इसकी जो है शिफ्ट है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई। देखो
किस तरीके से होगा, देखो इसमें है क्या CH2 CH3, ये देखो इतनी पी जो है इसमें नहीं है ना, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कोई ऑक्सीजन ग्रुप नहीं, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तभी इसकी पीक जो है वो इतनी यहाँ पर बढ़ गई। देखो 2 हाइड्रोजन है, उसका वहाँ पे क्वार्टेट, देखो ये रहा आपके 2 हाइड्रोजन, इसका यहाँ पे क्वार्टेट आया, बिल्कुल आया। देखो 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, ये रहे 3 हाइड्रोजन, इसका जो है यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ये रहा 3 हाइड्रोजन, इसका यहाँ पे ट्रिपलेट, तो देखो 3 हाइड्रोजन का यहाँ पे ट्रिपलेट आया, ये 3 हाइड्रोजन, इसका यहाँ पर सिंगलेट आया। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन सा, बी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव लोएस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, किसकी लोएस्ट सीओ स्ट्रेचिंग, देखो उसने हाई नहीं बोली, उसने लो पूछे। देखो तो लो किसकी होगी, देखो ज्यादा तो 6 और 5 में से ज्यादा किसकी होगी, 5 वाले की होगी, मतलब वो कम के लिए जाने तो हमको 6 पे जाएंगे। अब 6 में भी 2 वाले दे दिए हैं, तो इसमें भी किस में जाएंगे, तो देखो यहाँ से जो है यहाँ से इसकी जो है क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से ये दोनों इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो है कम, उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। लेकिन इसमें देखो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स द बैक्टीरिया ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्म आर अराउंड द साइज ऑफ, है ना, सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की माप जो है ये कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 200 नैनोमीटर की। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि कार्बन नैनोट्यूब की खोज एस लिज्मा द्वारा कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1991 में जो है ये की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नैनो पदार्थ की स्फटिकता का अध्ययन निम्न प्रयोग से किया जाता है ना, तो सैलिनिटी ऑफ नैनो मटेरियल कैन बी स्टडीड बाय, किससे ये किया जाता है आपका, किससे, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जो है ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर माइकल मेंटन इक्वेशन कौन सा होता है, चेक करो इसमें से कौन सा होता है। ये देखो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, है ना, Km/S0। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका साइनिडो ब्रिज्ड मॉलिक्यूल क्यूब्स मोस्टली बाइंड टू अल्कली मेटल सेलेक्टिवली विद इन द क्यूब इंटीरियर। ठीक है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो देखो क्या बोल रहा है कि साइनाइड ब्रिज्ड आणविक घन के अंदर चुनिंदा क्षार धातु से बंध बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, स्पेशली पोटेशियम और सीजियम का जो है इसमें ये बनता है। ठीक है, केमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ किससे, तो ये स्मोक डस्ट फॉग एंड SO2 से जो है यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोइन मॉलिक्यूल कंटेंट, इसमें क्या होता है हेरोइन मॉलिक्यूल में, ये होता है आपका 6 बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स लिपिंस्की रूल्स फॉर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, देखो ध्यान रखना इसमें log p की वैल्यू जो है वो मोर देन 5 जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी अमोनियम, जस्ट अ मिनट, ठीक है, प्राइमरी अमोनियम आयंस कैन बाइंड टू क्राउन ईथर स्पेशली 18 क्राउन 6 वाया फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, तो देखो ध्यान रखना, देखो 18 क्राउन 6 बोल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्राउन हो जाएगा। ठीक है, ये क्राउन हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, HOH जो है इस तरीके से आपका होता है। देखो यहाँ पे 3 जो है इसके थ्रू जो है यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर बॉन्ड बनता है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन वोलेटाइल नहीं है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर आपका वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक है, सो एवरीवन यहाँ पर जो है आपके कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली फिनिश होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को जो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद में एक बार इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले आप लोगों को फिर से अपडेट देना चाहूंगी कि अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो बैच जो है वो शुरू हो चुका है और उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हमारी हमने जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है वो लगभग कंप्लीट होने को है और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी करना, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और यहाँ पर जो है आपका आज का लेक्चर जो है फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।